नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर दत्त शर्मा और आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वर्ष 2016 के क्वेश्चन पेपर को, बीएड के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या कर दिया है, 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है वो कम्प्लीटली डिस्कस हम कर चुके हैं। तो आपने देखा होगा, मुझे इस वीडियो को अपलोड करने में काफ़ी समय लग गया। रीज़न बीइंग कि जो 2016 का क्वेश्चन पेपर है और जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है इनके लिए, बीएड एंट्रांस के लिए, उसमें जो क्वेश्चन पेपर है और जो आंसर है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सर्च करके आंसर मैच करने की कोशिश करोगे या आप किसी बुक के रेफरेंस लेके उनको मैच करने की कोशिश करोगे तो बहुत सी गलत आंसर आपको मिलेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में, जो कि मेरा पर्पज़ भी यही है इन वीडियोज़ को बनाने का, कि जितनी भी करेक्शंस ये बीएड के एग्ज़ाम में है, जो हमारे बुक्स में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी होती है, जिसकी वजह से हमारा जो मतलब थोड़े मिसगाइड हम हो जाते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर पाऊँ, यही मेरा पर्पज़ है वीडियो को बनाने का। यदि मैं बात करूँ, मैं स्वरन की बुक आती है, स्वरन की बुक आती है मार्केट में, 550-600 की बुक है वो। अगर आप उसमें देखेंगे 2016 के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, उस बुक में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। तो वो जो बच्चे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं और उनको देख के अपनी प्रेपरेशन करते हैं, या फिर आपने प्रेपरेशन के दौरान प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो जाते हो। ठीक है, तो इसमें भी ये स्वरन वाले में भी क्या है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दो बुक है, जैसे कि मैंने पहले भी 2015 वाली जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें भी बताया था कि एक स्वरन बुक है, एक कॉम्पिटिशन एज सीरीज़ है। मैंने उन दोनों बुक से जो क्वेश्चन पेपर है उनको एनालाइज किया और देखा, जो जो गलतियां हैं उनको रेक्टिफाई किया, और जो जो मुझे लगता है कि जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए वो मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं, और हम देखेंगे साथ साथ जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी, जो जो क्वेश्चन गलत है यहाँ इसमें गलत दे रखे हैं वो मैं मेंशन करते जाऊंगा। और आप फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, बढ़िया कंपैरिजन किया था एक, कि भाई एचपी जीके से कितना आ रहा है, इंडियन जीके से कितना आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, वो वाला सेक्शन हमारा मेन रहेगा। ठीक है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने किस किस वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा सेक्शन है जहाँ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। वो एक अच्छा सा मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, वहाँ पे मैं आपके साथ उसको डिस्कस कर लूँगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। जैसे कि आपके पास भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेगा ही रहेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, बस मैं जो क्वेश्चन गलत है उन पे ज़्यादा फोकस करूँगा, जो तो सही है वो तो आप अपने क्वेश्चन पेपर से भी पढ़ सकते हो। और मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे मैं जितने भी मटेरियल है वहाँ पे मैं अपलोड करते जा रहा हूँ बारी बारी से, जैसे जैसे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो वहाँ से आप 2016 का क्वेश्चन पेपर स्वरन का और कंपटीशन एज सीरीज़ का, दोनों का आप वहाँ से ले सकते हैं। जो मैं यहाँ पे आपको स्लाइड पे दिख रहा है, ये वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, पजौता एजिटेशन इज रिलेटेड पजौता एजिटेशन इज रिगार्डेड एज एन एक्सटेंशन ऑफ। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है ये। ठीक है, पजौता आंदोलन किससे रिलेटेड है, किसका एक्सटेंशन है ये, क्विट इंडिया मूवमेंट का एक्सटेंशन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उधम सिंह, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा सारे के सारे क्या इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे। उधम सिंह से रिलेटेड आप थोड़ा सा देख सकते हो कि ये कौन है, इसमें थोड़ा सा इंटरनेट में सर्च मार सकते हो। और जो ये जैसे सत्यदेव है, पद्म देव है, यदि आपका फ्री टाइम है तो आप क्या करिए, अगर आप इस पेपर के लिए काफ़ी समय भी रहा है, इनके बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए। मतलब जितना आप मैक्सिमम इन क्वेश्चन पेपर को यूटिलाइज कर सकते हो अपनी प्रेपरेशन में, इनके ऑप्शन को भी पढ़िए, उनको अच्छे से एनालाइज कीजिए, ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा सर्च कीजिए, तो वहाँ से भी आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला। हु कॉन्कर्ड कांगड़ा एट द बिगिनिंग ऑफ 10th सेंचुरी, ये सब सीधा सीधा ऑप्शन नहीं हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, ओके, एक मिनट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु गोविंद सिंह वॉज इन्वाइटेड बाय द रूलर ऑफ डेडेश टू फाइट मुगल्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरमौर। तो यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ जनरल नॉलेज के, मैंने एक बार इन सबको चेक किया है, इनको क्रॉस चेक कर दिया है मैंने इंटरनेट से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मोस्ट जो अप्रोप्रिएट आपको जो नॉलेज है, मतलब जो एक्यूरेट नॉलेज है, बेस्ट टू माई नॉलेज एंड जितना भी मैंने इंटरनेट से रिसर्च किया, तो उससे मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ईस्टर्न हिमाचल प्रदेश वेल चमंग्स एंड दमंग्स।
ठीक है, ये ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो आप स्वरण की बुक की बात करेंगे उसमें ये ऑप्शन नहीं दिया है, उसने अपना आंसर इसमें नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क लगाया है क्वेश्चन के आगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चमंग्स एंड दमंग्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ईस्टर्न, ये क्या रहा है बेसिकली, ईस्टर्न हिमाचल प्रदेश में, ईस्टर्न हिमाचल प्रदेश में क्या आता है आपका, किन्नौर आता है, लाहौल स्पीति का ईस्टर्न रीजन आता है। ठीक है, वहाँ पे कौन सी जो प्रजाति है रिजाइड करती है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम चमंग्स एंड दमंग्स कहा गया है। उन्हें अगर आप एचपी की हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री में उन्हें क्या कहा गया है, चमंग्स एंड दमंग्स कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द किंग ऑफ कांगड़ा फॉर टेकिंग द साइड ऑफ कौरवाज इन द वॉर ऑफ महाभारत एज वॉज, जिसने महाभारत में कौरवों का साथ दिया था, वो कांगड़ा के कौन से राजा थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुशर्मा चंद्रा। ठीक है, ऑप्शन 7 की ओर बढ़ते हैं। द फॉरेस्ट इको, ओके एक मिनट, ऑप्शन नंबर 7, द फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट इज एट। अब देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर जो आपकी स्वरण की बुक है उसमें दिया है कांगड़ा। ठीक है, कहाँ है ये? नो डाउट ये कांगड़ा में ही है, पर कांगड़ा में भी कहाँ पे है ये? धर्मशाला में। ये ऑप्शन डी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर है। जो ये कह रहा है यहाँ पे सतोबाड़ी में, धर्मशाला में, जो इनका है एचपी फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट का जो क्या है यहाँ पे इनका ऑफिस है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भी इसका सही उत्तर है, पर जो डी है ये एक्यूरेट लोकेशन हमें बता रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ना कि ऑप्शन सी। तो वहाँ पे भी आप देखोगे, यदि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 2 आपको सही उत्तर लग रहे हैं, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसके साथ आपको जाना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो ये भी एक करेक्शन है स्वरण में। और ऊपर वाला मैंने जो बताया 5th क्वेश्चन, जहाँ वो क्वेश्चन मार्क दे रहा था, वो भी एक करेक्शन है। अब आप नोट करते जाइएगा कितनी करेक्शन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट फॉर 1000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी? ओके, कि आपको बताना है कि शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में इनमें से कौन सी स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो चलाया गया है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, इस क्वेश्चन की थोड़ी सी बात करूं, तो इसमें जो ये है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है क्वेश्चन ही गलत वहाँ प्रिंट हो गया। 1000 की जगह यहाँ होना चाहिए था 100, तब तो आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन। क्या करते हैं, ये इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अगर एनालाइज करें, तो सबसे पहले बात करता हूँ इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना की, या फिर मैं पहले बात करूं डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना की। तो ये जो छात्रवृत्ति योजना है ये किसे मिलती है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना। देखिए, इनको आप लिख के रख दीजिए कहीं अपने पास, जो मैं इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड है और एग्जाम भी आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना ये किसे मिलती है? 100, ये मिलती है 1000 SC एंड 1000 ओबीसी स्टूडेंट्स को। ठीक है, ओबीसी स्टूडेंट्स को मिलती है ये। ठीक है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एचपी ने इस स्कॉलरशिप प्लान को लॉन्च किया था, और मिलती किसे है? ये 11th एंड 12th क्लास के बच्चों को ये मिलती है। ठीक है, तो अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना को तो आप समझ गए हैं। ठीक है, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है? शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, पर ये तो किसे मिलती है? अंबेडकर वाली SE एंड ओबीसीज को, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। अब मैं बात करूं ठाकुर सेन नेगी स्कॉलरशिप की। ठाकुर सेन नेगी स्कॉलरशिप ये भी एचपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ये क्या करते हैं? इनकरेज एजुकेशन फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू एसटी कैटेगरी। ये एसटी कैटेगरी के लिए है ये स्कॉलरशिप। तो एसटी कैटेगरी में कितने विद्यार्थियों को ये मिलती है? तो ये मिलती है 100 गर्ल स्टूडेंट को एंड 100 बॉय स्टूडेंट्स ऑफ एसटी कैटेगरी को। पर यही यहाँ क्या पूछ रहा है? इसने बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? इसने बोल रहा है कि ऐसी कौन सी स्कॉलरशिप है जो 1000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को मिलती है शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे ठाकुर सेन नेगी होता, पर यदि यहाँ पे 100 लिखा होता, क्वेश्चन में क्या लिखा होता, यदि 100 लिखा होता, तब भी हम इसका सही उत्तर क्या हो जाता? ठाकुर सेन नेगी हो जाता। पर यहाँ पे 1000 लिखा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी भी, अभी के लिए मैं बोलूँ कि ये ऑप्शन सी भी इसका सही उत्तर नहीं है। फिर क्या करूं? अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना की यदि मैं बात करूं, तो ये मिलती है 10 मेल टॉपर्स फ्रॉम एनी ऑफ द स्ट्रीम, वो मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स ऑफ एचपी बोर्ड, जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, उनमें 10 मेल टॉपर्स को मिलती है। ठीक है, और साथ ही साथ 10 मेल्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ BA, BSc एंड BCom। अब देखो, एक तो स्कूल लेवल पे मिलती है, स्कूल लेवल को 10 मेल को मिलती है, और कॉलेज लेवल पे 10 मेल एंड फीमेल्स को ऑफ BA, BSc, BCom को, एंड प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप फॉर द प्रोफेशनल स्ट्रीम्स। और प्रोफेशनल स्ट्रीम जैसे कि बीटेक वगैरह कोई करता है, तो उसके लिए भी ये क्या करता है, अगर प्रोफेशनल कोर्स में एनरोल होता है, तो उसके लिए भी ये स्कॉलरशिप अवेलेबल रहती है। मतलब
+2 के बाद अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करता है, ठीक है। तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद क्या बचता है, स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोवाइडेड टू द टॉप 2000 स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी एंड रिजाइडिंग इन एचपी, ये उन्हें मिलती है। ये क्राइटेरिया स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना का है। ये जो मैं डाटा आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये लेटेस्ट डाटा 2022 का मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, 2022 का। तो यदि आप फ्यूचर में इस एग्जाम को दे रहे तो एक बार आप इन सब स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो डाटा है या क्राइटेरिया है, क्या वो चेंज तो नहीं हो गया, एक बार उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसका सही उत्तर क्या है, यहाँ तो चारों के चारों ऑप्शन आपके सही उत्तर नहीं है, पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें मुझे लगता है ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे 100 आता, यदि 100 आता तो ठाकुर सेन ने की, क्योंकि यही एक स्कॉलरशिप है जो एसटी के साथ डील करती है। अब देखो, हो सकता है बीएड के एग्जाम में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो क्वेश्चन में गलतियां वहाँ बहुत मिलेगी आपको। जब आप एग्जाम दोगे तो वहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे ना, वो ऐसा बहुत पॉसिबल है कि आपको जो क्वेश्चन है वो गलत फ्रेम्ड मिले या ऑप्शन किसी के साथ मैच ना हो। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या कॉमन सेंस यूज़ कर दिया जा सकता था कि ये शेड्यूल ट्राइब की पूछ रहा है, तो शेड्यूल ट्राइब की तो यहाँ पे ठाकुर सेन ने की है। और तो हो सकता है भाई यहाँ पे ये 1000 की जगह 100 वहाँ पे टाइपिंग एरर हो, तो ये आपको खुद से समझना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा कॉमन सेंस से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं जो थोड़ा गलत दिए होंगे आपको। ऐसा होगा वहाँ पे कि बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा, मतलब एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में वहाँ पे भी कुछ एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज़रूर जहाँ पे या फिर टाइपिंग एरर होगा या फिर आपको कोई भी आंसर सही मैच नहीं है। तो वहाँ पे क्या करना है आपको, थोड़ा मतलब उस ऑप्शन के साथ जाना है जो मोस्ट क्लोज है। तो 8 क्वेश्चन मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द टोटल नंबर ऑफ तहसील्स इन हिमाचल प्रदेश। अब देखिए करंटली क्या है, 2022 है, तो ये तहसील्स जो है ये वेरी कर सकती है जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो। तो आपको क्या करना है, सर्च करना है कि कितनी तहसील हिमाचल प्रदेश में है। यदि मैं एट प्रेजेंट की बात करूँ, जब मैंने इसको सर्च करने की कोशिश की तो मुझे कोई मतलब ऐसा कोई परफेक्ट एक नंबर नहीं मिला। तो मतलब परफेक्ट नंबर नहीं मिलने का क्या मतलब है कि मेरे को ऐसा कहीं पे भी नहीं मिला, और गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी नहीं मिला कि कितनी तहसील है हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पे मुझे क्या मिला, तहसील एंड सब तहसील कंबाइंड मिला, पर यहाँ ये तहसील ही पूछ रहा है। तो मैं ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ कि यदि आपको 2022 जैसे अभी चल रहा है तो अभी हिमाचल प्रदेश में कितनी तहसीलें हैं, यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और बताना पता आपको कैसे है, मतलब सोर्स क्या है उस पता होने का, क्या कोई बुक से आपको पता है या इंटरनेट की वेबसाइट से पता है, तो उसको भी आप अपने कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि और मैं उसको कमेंट को क्या कर दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा। अगर आप पूरे उसके साथ मुझे कमेंट करते हो, यानी कि पूरे उसके साथ लिंक के साथ कि आप कहाँ से ये उत्तर दे रहे हो, तो मैं इसको हाईलाइट करूँगा ताकि फ्यूचर में स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मेलाना। तो देखिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या है, मुझे ये भी क्वेश्चन भी यहाँ पे गलत है। गलत क्या है, ये ऑप्शंस यहाँ पे गलत है। तो ये ऑप्शंस क्या क्या, फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मलाना। मलाना विलेज के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, ये कहाँ है, कुल्लू में है ये विलेज, ठीक है। तो इसके बारे में क्या क्या सुना है आपने, तो क्या क्या ट्रू स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो मेलाना इज बिलीव दैट दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ एलेक्जेंडर। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि वो खुद को क्या मानते हैं, एलेक्जेंडर के डिसेंडेंट्स, यानी उनके वंशज मानते हैं खुद को, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। द ओल्डेस्ट स्टैंडिंग डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और खुद को क्या मानते हैं, वो ओल्डिंग स्टैंडिंग डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी की शुरुआत भाई हम उनके वहाँ से हुई है। यदि आप एचपी के जी के पढ़ते हो तो वहाँ पे देखा होगा कि उनके पास 2 हाउस है। जैसे इंडियन डेमोक्रेसी में 2 हाउस है, पार्लियामेंट एंड लोकसभा एंड राज्यसभा, तो वैसे ही वहाँ पे उनके पास भी 2 हाउस है, जिसको वो कहते हैं कनिष्ठांग एंड ज्येष्ठांग। तो ये दो हाउसेज है उनके पास। तो ये स्टेटमेंट भी उनके रिगार्ड में बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन ऑप्शन सी की बात करूँ, दे हैव अनडेइंग फेथ इन शिवा। तो देखिए वो किसकी पूजा करते हैं, जामलू देवता की पूजा करते हैं, वो लोग जामलू देवता की पूजा करते हैं, जो कि किसके, परशुराम के पिता भी हैं, जिसे हम जलमदग्नि ऋषि भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी इसका क्या है, ये ऑप्शन इसका गलत है। और ऑप्शन डी की बात करूँ मैं, इट इज़ विलेज इन कुल्लू वैली। तो कुल्लू वैली में नहीं है ये कहाँ है, पार्वती वैली में। तो ये भी इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होता है, यहाँ ट्रू अबाउट में लाना, तो यहाँ पे दो इसके सही उत्तर होते हैं, ए एंड बी। यदि मैं दोनों बुक्स की बात करूँ, दोनों क्वेश्चन पेपर की बात करूँ, दोनों क्वेश्चन पेपर कौन कौन से, एक तो स्वरण वाला, एक ये कंपटीशन सक्सेस वाला, उन दोनों में ये सही उत्तर क्या देता है, ऑप्शन सी को सही उत्तर देता है। जो कि मैंने बहुत सी बुक में भी चेक किया तो उसमें मुझे बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं मिला कि वो शिवा के क्या थे, शिवा में फेथ रखते थे। तो बल्कि तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, और थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी एंड ए एंड बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विच इज व्हाट इज द ट्रू अबाउट रोहतांग पास, रोहतांग पास के बारे में क्या करेक्ट है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए, इट इज द पास बिटवीन कुल्लू वैली एंड लाहौल वैली, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो ये क्या हो जाएगा? सीधा सीधा ऑप्शन बी 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी खजियार इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेल ट्रैक इन हिमाचल प्रदेश। तो मंडी कुंजुम पास इज नॉट अ रेल ट्रैक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एयरपोर्ट। तो कुल्लू मनाली में भी एयरपोर्ट है, कांगड़ा में भी, गग्गल में आपने एयरपोर्ट है, और शिमला में भी एयरपोर्ट है, जुबलट्टी में। कहाँ एयरपोर्ट नहीं है? अजोग में कोई एयरपोर्ट नहीं है, ठीक है। अब ये अजोग क्या है? अब क्या कर सकते हो आप, इसके बारे में खुद से सर्च कर सकते हो दोस्तों कि ये क्या चीज़ है, ये अजोग कहाँ है, ये प्लेस कैसा है, मतलब क्यों ये यहाँ पे ऑप्शन में है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमाचल प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग इन हिमाचल प्रदेश हैज लोएस्ट टेम्परेचर। ऑब्वियसली बात है, लाहौल एंड स्पीति में लोएस्ट टेम्परेचर होता है, क्योंकि वो काफ़ी हाइट पे है, एवरेज हाइट उसकी देखेंगे आप काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ओवरऑल अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स की बात करो तो सबसे हाइट में लाहौल स्पीति है, ठीक है। एवरेज हाइट सबसे ज़्यादा लाहौल स्पीति की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हिमाचल प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैच है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोनों बुक्स अलग अलग देती है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन आपको दिए हैं। रियो फर्ग्यूल इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो यदि मैं इस ऑप्शन की बात करूं, तो अगर मैं हाईएस्ट पीक की बात करूं तो देखिए थोड़ा सा ये हाईएस्ट पीक भी थोड़ा सा मुझे डिबेट वाली लगती है। डिबेट वाली मुझे क्यों लगती है? क्योंकि 3-4 रिसोर्सेज मैंने देखे, जैसे पहला रिसोर्स मैंने देखा हिलियोस, एक हिलियोस की बुक आती है, ठीक है, हिलियोस 360 करके एक जनरल नॉलेज की, ठीक, अच्छी खासी बुक है, काफ़ी फेमस बुक है, वहाँ भी मैंने देखा। और उसके बाद और कहाँ देखा? मैंने इंटरनेट पे देखा। तो यदि मैं हिलियोस और इंटरनेट की बात करूँ तो वो वहाँ पे क्या उत्तर देते हैं? वो देते हैं इसे रियो फॉर्ग्यूल को सही उत्तर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि मैं आकाश और भलोकड़ा की बात करूँ तो उन दोनों में ही सही उत्तर क्या दिया है? शिला को सही उत्तर देते हैं। और शिला की हाइट वो बताते हैं, भलोकड़ा और आकाश शिला की हाइट बताते हैं 7026 मीटर, ठीक है। जो आप आकाश को फॉलो करते हैं उनको पता भी होगा। और लेकिन जो हिलियोस वाले हैं ये कितना, रियो फॉर्ग्यूल की हाइट 6816 मीटर बताते हैं, ठीक है। और इसको सबसे ऊंची चोटी बताते हैं। और इंटरनेट पे यदि आप डायरेक्ट सर्च करोगे विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पे भी आपको डायरेक्ट रियो फॉर्ग्यूल मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो किस तरह से डील करना है आपने? वैसे तो मुझे लगता है कि यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पर या तो रियो फॉर्ग्यूल या फिर शिला, दोनों कभी भी एक साथ ऑप्शन में नहीं देंगे वो, ठीक है। कभी भी दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं देंगे, मतलब 3 चोटियाँ कोई अलग अलग होंगी और चौथी में या तो रियो फार्गिल होगी या शिला होगी। तो इन दोनों में से आप किसी को भी टिक कर सकते हैं अभी की नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है। अब ये अगर अभी की बात करूं, इंटरनेट की सोर्सेज की बात करूं, तो वहां से ये मैं इसको बोलूंगा कि ये करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने बता दिया, ये थोड़ा डिबेट वाली है थोड़ी सी ना, ये वाला स्टेटमेंट जो है रियो फॉर्ग्यूल वाली। तो अब बात करते हैं पिन वैली नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। सिरमौर इज द बिगेस्ट फ्लावर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। सिरमौर इज द बिगेस्ट फ्लावर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो और ऑप्शन डी, इट अकाउंट्स रफली 70% ऑफ इंडियन हाइड्रो पावर पोटेंशियल, यानी कि हिमाचल प्रदेश के पास भारत का 70% पोटेंशियल है, मतलब भारत जितनी बिजली प्रोड्यूस कर सकता है, पोटेंशियल का मतलब होता है कि भारत कितनी बिजली प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, उसका 70% पोटेंशियल हिमाचल प्रदेश के पास है। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं हिमाचल प्रदेश के पोटेंशियल की बात करूं तो रफली 25% ऑफ इंडियाज पोटेंशियल, हाइड्रो पावर पोटेंशियल, वो हिमाचल के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे 75 करेक्ट नहीं है। तो यदि मैं अब इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करूं तो स्वर्ण में ये देता है कि ऑप्शन सी को सही उत्तर देता है, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। और यदि मैं बात करूं दूसरे की, कंपटीशन एज सीरीज की, वो ऑप्शन डी इसको करेक्ट देता है, जो मेरे हिसाब से सही भी है। तो ऑप्शन डी के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रियल स्टेट इन हिमाचल प्रदेश, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा पिंजौर, इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमीरपुर इसका सही उत्तर होगा। हम देखिए दोस्तों, हमीरपुर में जो नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो काफ़ी से प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। सेमीकंडक्टर्स से रिलेटेड आप देखेंगे कुछ एक प्लांट हमीरपुर में है। और वैसे ही सोलन तो आपको पता ही है, हब है, ठीक है, किसका, इंडस्ट्री का हब है। नाहन में भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ है। अब पिंजौर में नहीं है, मतलब पिंजौर इसका करेक्ट उत्तर है। अब आप बोलोगे पिंजौर भी तो सोलन में आता है, तो देखिए ये वाला रीजन जो है सोलन का, इसमें इंडस्ट्री नहीं है इतनी ज़्यादा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डी के साथ आप जा सकते हो, ठीक। 17, यदि मैं 17 की बात करूं तो 17 ये स्वरण में गलत देता है 17 को, ठीक है। ये स्वरण में सी देता है हमीरपुर, इसका सही उत्तर हमीरपुर देता है, जो कि गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज हिमाचल प्रदेश हैज ट्रिब्यूटरी टॉन्स, किसकी ट्रिब्यूटरी, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, यमुना की ट्रिब्यूटरी क्या है, टॉन्स है।
ठीक है। यमुना कहाँ से बहती है? देखो सिरमौर को टच करते हुए जाती है यमुना, ठीक है। ओके, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की, अगर थोड़ी सी बात करूँ, एक मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, तो विच स्टेट इन ईस्टर्न नॉर्दर्न विच स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन वॉज द एपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक? अब देखिए 2016 का क्वेश्चन पेपर है, तो ये करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इसको सॉल्व करना ये हम रिलेवेंस नहीं है अभी, क्योंकि करंट अफेयर हर साल चेंज होते रहते हैं, आपको पता है, ये दिन के चेंज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि क्वेश्चन नंबर 20 है, 2016 हैज़ बीन डिक्लेयर एज द ईयर ऑफ एज द किस क्या कौन सा ईयर डिक्लेयर कर दिया गया 2016? ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो अगर आप मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्स इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। याद किसको करने की जरूरत है? जो स्टैटिक पोर्शन है उसको याद करने की जरूरत है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन सितंबर 2015 हैव बीन फाइनलाइज्ड बाय द वर्ल्ड लीडर्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वेट अ मिनट, ओके, एक मिनट, ओके ओके। Which of the following is not a recipient of पद्म श्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन? अब देखिए दोस्तों, ये अवार्ड वाला सेक्शन है ना, ये भी आपको तैयार करते रहना कि किस साल इस साल किस किस को मेन अवार्ड्स मिले हैं। तो आप थोड़ा इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और 8-10 नाम आप याद रख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नाम आप याद रख सकते हैं। तो 22 का ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वैसे तो आप इसको रहने दे सकते हैं, पर इसका सही उत्तर डी होगा, ठीक है। विच कंट्री वॉन द आईसीसी वर्ल्ड कप 2015? तो देखिए आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो ये इसका ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया इज लाइकली टू बी द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द ईयर ऑफ कितने में? 2030 में, ठीक है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनगण मन अधिनायक वॉज एक्सेप्टेड एज नेशनल एंथम ऑन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करूं तो देखिए स्वरम ने देखो बिल्कुल गलत देता है और ये ब्लंडर मिस्टेक है स्वरने वालों की, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950, इसका सही उत्तर होगा। कहाँ गया? इसका सही उत्तर क्या होगा? 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ये भी स्वरन में गलत दे रखा है। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 26 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज वोटर्स डे? वोटर्स डे किसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को वोटर डे। तो मेन जो डेज होते हैं वो भी आपको याद करने हैं। अब मैं लास्ट में आपको बढ़िया से एक मेरा टेबल बनाया हुआ है प्रेजेंटेशन में, तो वहाँ पे आपको बताऊंगा मैं कि कौन कौन सी चीज़ें पे आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। अब इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, आगा खान कप इज एसोसिएटेड विद, तो ये किसका सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी, हॉकी के साथ एसोसिएटेड है। 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन, कहाँ पे यूनियन बजट को प्रेजेंट किया जाता है सबसे पहले? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा में सबसे पहले यूनियन बजट को प्रेजेंट किया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना वो हैज बीन लॉन्च्ड फॉर, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में ये कह रहा है, तो 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन्स टू द सिटीजन्स, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड मिजोरम, इन विच ऑफ द अबव स्टेट्स डू ट्रॉपिकल वेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड? तो ट्रॉपिकल वेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ओनली। 1 and 3 में क्या है? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में ट्रॉपिकल वेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो जोहार टनल इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 32 की। द मेजर हार्मफुल गैस एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स व्हीकल विच कॉजेज एयर पोल्यूशन इज, 32 का क्या उत्तर हो जाएगा? 32 का उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एस्टिमेट्स द लिटरेसी रेट्स इन क्या है इंडिया का? आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हो इसको, क्योंकि अभी सेंसस नहीं हुई है, नहीं तो ये लिटरेसी रेट जो भी है पॉपुलेशन के जो भी हमारे पास आंकड़े हैं वो सारे के क्या हो जाते हैं? अपडेट हो जाते हैं, पर ये पुराने के साथ ही हमारे को चलना पड़ेगा जब तक नई सेंसस नहीं होती है अभी कोविड की वजह से। तो 33 का बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे 2021 में जो नई सेंसस हो जानी थी पर कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी। तो 34 क्या है? गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए किस गैस का यूज़ किया जाता है? एसिटाइलिन गैस का यूज़ किया जाता है। तो यदि मैं एसिटाइलिन की बात करूँ तो एसिटाइलिन क्या है? ये दो तरह के नेम होते हैं केमिस्ट्री में, एक कॉमन नेम होता है, एक IUPAC नेम होता है। तो एसिटाइलिन क्या है? ये क्या है? कॉमन नेम है किसका? इथाइलिन का, ठीक है, इथाइलिन का, ETHYLLEN, इथाइलिन का क्या है? ये कॉमन नेम है। तो इथाइलिन IUPAC नेम है, IUPAC नेम, ठीक है। तो अब क्या करना? तो इसके दो इसके सही उत्तर हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच गैस यूज फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट,
इथाइलिन भी हो सकता है क्योंकि ये IUPAC नेम है, और एसिटाइलिन भी हो सकता है क्योंकि ये इथाइलिन का ही कॉमन नेम है। तो आपको ये दोनों ही याद रखना है, इथाइलिन और एसिटाइलिन, ये दोनों, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की। द हेडक्वार्टर ऑफ UNO इज, ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क, ठीक है। द लार्जेस्ट फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट इन हिमाचल प्रदेश इज, कहाँ पे है ये, परवाणु में। इंडियाज लीस्ट पॉपुलर स्टेट इज, इंडिया की लीस्ट पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे कम है, वो कौन सी स्टेट है, सिक्किम है। सो 37 का क्या हो जाएगा, 37 का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट एयर कंडीशन डबल डेकर ओके, कोई ट्रेन कहाँ पे रन करेगी, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है दोस्तों, इसको भी आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश न्यू कैपिटल क्या है, अमरावती है। और मुस्लिम शेयर पॉपुलेशन कितना है, ए इंक्रीज बाय, कितने से इंक्रीज हुआ है, 0.8% से इंक्रीज हुआ है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, ये पॉपुलेशन वाले पुराने आंकड़े दोस्तों, अब ये क्या हो जाएंगे, जैसे नया सेंसिस आएगा उसके साथ अपडेट हो जाएंगे। यदि आप बाद में देख रहे हो इन वीडियोज़ को, तो इस वाले इन चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, अपने नोट्स में अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है हिंदी का सेक्शन। तो हिंदी के सेक्शन में बात करूं, बहुत ज़्यादा गलतियां स्वरण वालों की, बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, ठीक है। कम से कम 8 से 9 20 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अब देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, फर्स्ट सेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो 40 क्वेश्चन आपसे जनरल नॉलेज से पूछे गए थे। यदि आप लेटेस्ट ट्रेंड की बात करो, पेपर किस तरह से आता है, तो वहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, क्योंकि पुराना पेपर है 2016 का, तो यहाँ पे थोड़ा पैटर्न आपको डिफरेंस नजर आएगा। बस फर्क सिर्फ आपको कहाँ आएगा, यहीं पे नजर आएगा आपको फर्क, कहाँ पे, एक तो आपसे जीके में इन्होंने 10 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं, तो उसका कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ करेंगे, ये 10 क्वेश्चन कम पूछते हैं, कहाँ पे, आगे आपका टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में 10 क्वेश्चन कम पूछ लेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ हिंदी वाले सेक्शन की। जैसे मैं बात कर रहा था, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं स्वरण की, तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, ठीक है। वैसे ही वहाँ यहाँ पे अगर मैं गलतियों की बात करूँ दोनों में, अभी तक मैं अगर जनरल नॉलेज की और इसकी दोनों की गलतियों की बात करूँ मैं, एक मिनट रुक जाइए। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, यदि मैं गलतियों को कंपेयर करने की बात करूं, गलतियां किस किस में, स्वरण वाले में जो क्वेश्चन पेपर है, और जो कंपटीशन एच सीरीज देती है, तो स्वरण वाले में जीके में कम से कम 6 से 7 गलतियां मिली मुझे, जो जिसके आंसर वो बिल्कुल गलत देता है, या कुछ के आंसर उसको पता नहीं है, ठीक है। तो और वहीं पे कंपटीशन एच सीरीज में मुझे 2 गलतियां मिली। तो कंपेरेटिव अगर दोनों बुक्स को मैं कंपेयर करूं, तो जो कंपटीशन एज सीरीज़ है उसमें कंपैरेटिवली कम गलतियां हैं, ठीक है, कम गलतियां हैं, 2 या 3 गलतियां मिली मुझे इन 40 क्वेश्चन में। वहीं स्वरण में मुझे बहुत ज़्यादा गलतियां मिली, 8 से 9 गलतियां मिली, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यदि आप इन गलत आंसर के साथ पेपर में चले जाओ, और आप देखोगे मोस्टली क्या होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं बीएड में, ठीक है। मतलब कुछ एक तो क्वेश्चन रिपीट हो ही जाते हैं, और जो क्वेश्चन रिपीट होंगे, आप यदि वो क्वेश्चन आप गलत याद करके गए हो, तो फिर आप देख लीजिएगा, बहुत इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ हिंदी की। हिंदी में तो मतलब 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी में, तो वहाँ पे 9 क्वेश्चन गलत है स्वरण में, 9 क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। वहीं पे मैं अगर कॉम्पिटिशन ऐसी चीज़ की बात करूँ, तो वहाँ पे 2 क्वेश्चन गलत है। अब कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं बताता रहता हूँ आपको, ठीक है। पहली बात तो यही क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन नंबर 41। ये क्या बोलता है, अंक शब्द का अनेकार्थी क्या है। ये दोनों ही बुक्स में कहा है कि अवयव है जी। तो अवयव किसका अनेकार्थी, ये अंग का है, अंग का, अंग, ठीक है, अंक का नहीं है। अगर यहाँ अंग होता तब यहाँ पे अवयव इसका सही उत्तर हो जाता। यहाँ पे अंक है, तो अंक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिच्छेद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्या पता ये यहाँ पे एचपीयू में ही इस तरह का अंग या फिर अंग लिखना था, उन्होंने अंक लिख लिया होगा, वो मैं नहीं कहता। पर मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसका सही उत्तर परिच्छेद है। अगर अंक आएगा आपको, तो आपको परिच्छेद लिखना है। आप इन क्वेश्चन को ना एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको मतलब थोड़ा डाउट होता है मुझ पे, तो आप एक बार क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं। वैसे मैंने काफ़ी रिसर्च की है इनके ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मोस्ट एक्यूरेट नॉलेज देने की ही कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने खुद जब पेपर दिया था उसमें बहुत डिफ़िकल्टी फेस की थी, इसीलिए ये पर्पज़ इन वीडियोस को बनाने का यही पर्पज़ है ओनली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की यदि मैं बात करूँ, तो क्वेश्चन नंबर 42 भी वही, दोनों ही जो बुक्स हैं वो गलत देती है क्वेश्चन नंबर 42। तो ये एक बुक में क्या लिखता है, ये हिरण्यगर्भ शब्द का क्या अर्थ है, ब्रह्मा और सृष्टि की उत्पत्ति का जनक, एक में ये कहता है, और दूसरे में कहता है ब्रह्मा और सृष्टि की उत्पत्ति के जनक ज्योतिर्मय। तो ये दोनों ही इसके उत्तर नहीं है। इसका उत्तर क्या है, ए इसका सही उत्तर है, सृष्टि की उत्पत्ति का जनक, बस इतना ही, ये इसका हिरण्यगर्भ का सही उत्तर है। तो 42 का आपको मिल गया सही उत्तर, ठीक है। अब निम्न में से वर्ण संबंधी अशुद्धियां पहचानिए, वर्ण संबंधी अशुद्धियां पहचाननी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका सही उत्तर क्या है, अब देखेंगे आप क्वेश्चन, इसका सही उत्तर स्वर्ण में देता है अभ्यतर, और जो इसका सही उत्तर एक्चुअली है वो है अभ्यस्त को आप इस तरह से नहीं लिखते हो, ठीक है। अभ्यस्त को आप तो इसका सही उत्तर ए है एक्चुअली,
अब मैं निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, शुद्ध वाक्य पहचानना है आपको, ठीक है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, ठीक है। लुटाया, देखिए अगर आप धन को खर्च कर रहे हैं, ठीक है, मुक्त हस्त से धन, ऐसे मतलब थोड़ा एक अगर सेंस में अगर बात करूं तो इस सेंटेंस की थोड़ी सेंस नहीं बन रही है। सेंस कैसे नहीं बन रही है? उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, तो जो तो धन दान, अगर ऐसे ये यहाँ ऐसे लिखता है इसके बदले कि उसने मुक्त हस्त से धन दान किया, ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव मतलब एक उसकी सेंस भी बनती, पर उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, ठीक है। अगर उसको लुटाना ही था तो उसे वो धन खर्च ही क्यों करता, ठीक है। तो इसलिए मतलब थोड़ा सेंस नहीं बन रहा है इसका, ठीक है। अब मैं दूसरे की बात करूं, बेचारा कुष्ठ रोग से ग्रसित है। यहाँ पे कुष्ठ देखो आप किस तरह से लिख रहा है, कुष्ठ इस तरह से नहीं होता, कुष्ठ इस तरह से होता, ठा होता है लास्ट में, ठीक है। तो यह, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन की बात करूँ, यह असली भैंस का दूध है, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट इन्होंने थोड़ी गलत की है। अरेंजमेंट कैसे गलत है? यह भैंस का असली दूध है, ये इस तरह से अरेंज होता। यहाँ इन्होंने क्या किया, यह असली भैंस का दूध है, ठीक है। यहाँ पे अरेंजमेंट में थोड़ा सा एरर है। यदि मैं लास्ट ऑप्शन की बात करूँ, भगत सिंह के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर होता। अब गंधक शब्द का प्रत्यय क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गंधक शब्द का प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्द, मतलब ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं, और अंत लगने की वजह से क्या कर देते हैं, शब्द के अर्थ को वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। और जो ये प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं, ये उन्हीं शब्दों के जो, जैसे कि यहाँ पे यदि मैं बात करूँ गंधक, तो इसके अगर इसकी थोड़ी सी इस शब्द की संधि विच्छेद करूँ तो क्या हो जाएगा, गंध जमा क, गंध जमा क। इसमें देखोगे आप, जो ये वर्ड है इसका मीनिंग है कुछ ना कुछ, ठीक है। गंध जमा क, तब ये गंधक हो जाएगा। तो इस तरह से मान लो जो कोई शब्द देता है आपको, ठीक है, कोई भी शब्द देता है और पूछता है कि इसमें क्या क्या प्रत्यय होगा, तो उस शब्द का एक बार थोड़ा सा संधि विच्छेद कर देना है आपने। तो जो संधि विच्छेद करना है, तो वहाँ देखना है कि जो आप शब्द का संधि विच्छेद कर रहे हो, उसमें जो ये वर्ड है, जो मेन रूट वर्ड है इसका, क्या इसका कोई मतलब निकल रहा है? तभी अगर यदि इसका कोई मतलब निकल रहा है तो उसका मतलब आपने जो इसमें प्रत्यय लगाया है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा इसका, क इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्जमनति, ठीक है। तो में हलंत आएगा यहाँ पे, ठीक है, उत्जमनति। तालू से जीव ना लगना मुहावरे का क्या अर्थ है, ठीक है। तालू से जीव ना लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है बहुत अधिक बोलना। इसका सही उत्तर ए है, बहुत अधिक बोलना। ये स्वरण में सी दे के रखा है, यहाँ भी गलती है। अब हे शब्द का विलोम क्या है? 47 को अगर मैं देखूँ तो इसका, हाँ, हे शब्द का क्या है विलोम? है ग्राह्य है, ठीक है। निम्न में से प्र उपसर्ग किस में आता है? देखिए प्रत्यय और उपसर्ग में मैंने क्या बताया था आपको, जो भी क्वेश्चन में प्रत्यय उपसर्ग पूछा है उसको एक बार थोड़ा संधि विच्छेद करके देखना है, और जब आप संधि विच्छेद करोगे तो जो रूट वर्ड है उसको देखना है कि क्या उसका कोई अर्थ बन रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ प्रत्याघात की मैं बात करूँ, निम्न शब्द में से प्र उपसर्ग किस में यूज है? प्र उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले यूज होते हैं। यदि मैं इसकी प्रत्याघात का थोड़ा संधि विच्छेद करूं तो प्रति जमा आघात, प्रति, तो इसमें क्या उपयोग उपसर्ग यूज हुआ है? प्रति उपसर्ग यूज है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 49, क्वेश्चन नंबर 49 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 49 है ये, ओके ओके। तो मैं एक बार इसका एक बार आंसर चेक करता हूँ, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, ठीक है। एक बार मैंने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पेपर भी खोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 49 की मैं यदि बात करूँ यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 49 कहाँ देता है ये? क्वेश्चन नंबर 49, ओके, क्वेश्चन नंबर 47, 48 एंड 49, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका सही उत्तर क्या है? प्रोज्वल, प्र जमा उज्ज्वल, प्र जमा उज्ज्वल, यहाँ पे क्या बिल्कुल सही है। और प्रत्युपकार, ये इसका भी क्या हो जाएगा? प्रति जमा उपकार, इस तरह से थोड़ा संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? प्र जमा उज्ज्वल, प्रोज्वल, ठीक है। तो यहाँ पे प्र, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब मैं बात करता हूँ 50 की। हिंदी शब्दकोश में क्रम की दृष्टि से पहले कौन सा शब्द आएगा? अब देखिए डिक्शनरी में कौन से वर्ड पहले आएंगे, कौन से वर्ड बाद में आएंगे, वैसे ही हिंदी में भी डिक्शनरी है, उसमें वर्ड किस तरह से अरेंज होगा, तो इसका सही उत्तर कंचन होगा, ठीक है। बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ये कैसे हो रहा है? तो आप इन क्वेश्चन को देखिए, मैं वैसे कवर करने की कोशिश करूंगा अपने वाले में, जब मैं हिंदी वाले सेक्शन आपको पढ़ाऊंगा। तो ये तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है जब भी आप वीडियो देख रहे हो, मैं क्या पता मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूँ तब तक, तो आप एक बार प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हो, हिंदी की प्ले लिस्ट अगर आपको मेरे चैनल पे मिलती है तो, ठीक है। तो आंख का अंधा लेकिन गांठ का पूरा, इस कहावत का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर जो 51 है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 51 का हो जाएगा ए, मूर्ख किंतु संपन्न। अब क्वेश्चन नंबर 52 की बात करूं, किसी शब्द की वर्तनी क्या होता है? मतलब कि उसकी स्पेलिंग, ठीक है,
वर्तनी शुद्ध है। स्पेलिंग किस शब्द की स्पेलिंग यहाँ पे सही है? तो 52 का यदि मैं बात करूँ अधिग्रहित, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52, ओके, 52 का क्या उत्तर होगा? एक बार इसको भी चेक कर लेता हूँ, ऐसा ना हो दोस्तों कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दूँ, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरा वीडियो बनाने का। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे आप देख सकते हो, अधिग्रहित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा इसका? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। कोटि एक शब्द का एक अर्थ है श्रेणी, और कोटि शब्द का दूसरा अर्थ क्या है? करोड़। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ओके, तो इस वाक्यांश में क्या त्रुटि है वो निकालनी है आपको, ठीक है। वाक्य क्या है? इस पाठ में मुझे तुम्हारे से बहुत कुछ पूछना है। तो इस पूरे सेंटेंस को उन्होंने तोड़ा है 1 2 3 एंड 4 में। तो इस पाठ में ये बिल्कुल करेक्ट है। मुझे तुम्हारे से क्या होता है? मतलब एक सेंस नहीं ना बन रही, ये मतलब प्रॉपर एक जो वर्ड है हिंदी के वो यूज नहीं हो रहे। तो ऑप्शन दो इसका सही, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम क्या होता है? तत् जमा सम, मतलब ज्यों के त्यों संस्कृत के शब्द जो हिंदी में यूज किए जाते हैं उनको तत्सम कहते हैं। तो चांदनी, ये भी इसका सही उत्तर नहीं है, ठीक है। परछाई, ये भी इसका सही उत्तर नहीं है। वधु इसका सही उत्तर है। यदि मैं दुर्बल की बात करूँ, दुर्बल भी इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन ठीक है, बी एंड सी दोनों ही ऑप्शन ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 56 की, तो 56 का क्या उत्तर हो जाएगा? 56 का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछे हैं, तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। ये इसको सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कर रहा है? ये एक पैराग्राफ दे रहा है, आपको पैराग्राफ पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। ये लेटेस्ट ट्रेंड में भी आप देखेंगे इस तरह के पैराग्राफ आते हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। तो जितना ईजी आप इसको समझते हो कि मैं इससे तो बिल्कुल इसमें पूरे नंबर आएंगे, नो डाउट पूरे नंबर आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस के साथ इसको सॉल्व करना होता है आपको, ठीक है। इसमें भी स्वरण में गलतियाँ हैं, इस पैराग्राफ में भी गलतियाँ हैं। जब मैंने चेक किया तो इसमें भी मुझे गलतियाँ मिली। तो इसका सही उत्तर मैं अगर बात करूँ, कौन सा क्वेश्चन है ये? 57, ओके। तो 59 जो क्वेश्चन है, महान व पूज्य की क्या विशेषता है? अब देखिए, महान व पूज्य की क्या विशेषता है, ठीक है। जब आप इसमें पढ़ोगे तो आपको महान और पूज्य की ऐसी कोई विशेषता नहीं बताता ये, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ पे बता ही दूँ ना, महान और पूज्य, एक मिनट में थोड़ा देख लेता हूँ, थोड़ा पढ़ लेता हूँ, नहीं तो फिर इसमें आपको डाउट रहेगा कि मैं ये बेसिकली यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि आपको कई बार थोड़ा सा डिफरेंट भी सोचना पड़ सकता है। वो अभी बताता हूँ आपको मैं कि कैसे सोचना पड़ सकता है। तो यहाँ इस लाइन को देखिए आप, वर्तमान में यह धारणा बन चुकी है कि जितना मारक उतना विध्वंसक, उतना ही महान व पूज्य माना जाता है, ठीक है। उतना ही महान व पूज्य माना जाता है कि जितना वर्तमान की धारणा के अनुसार क्या है, महान व पूज्य कौन है? जितना मारक होगा और जितना विध्वंसक होगा, मतलब जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वही महान और पूज्य माना जाता है, ठीक है। ये वर्तमान की धारणा के अनुसार, ये भी पढ़ लीजिए आप, वर्तमान की धारणा के अनुसार, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, क्वेश्चन पे आता हूँ थोड़ा। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है? महान व पूज्य की क्या विशेषता है भाई? महान व पूज्य की क्या विशेषता है? तो ये ऐसा नहीं कह रहा महान व पूज्य की क्या विशेषता है, मारक व विध्वंसक के बीच में एक ऑप्शन है। अब आप क्या करोगे? मारक व विध्वंसक के साथ जाओगे, ठीक है, और बोलोगे कि ये तो ऊपर दिया है। तो आप इसको थोड़ा जनरली सोचिए, क्या महान ये ऐसा नहीं पूछ रहा। ये अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछता महान व पूज्य की क्या विशेषता है वर्तमान में, तब ये पूरा क्वेश्चन बनता और आपका मारक व विध्वंसक इसका उत्तर होता, ठीक है। तो महान व पूज्य की क्या विशेषता होगी? थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका 59 का क्या उत्तर होगा? ए, जनतंत्रवादी। वही तो महान व पूज्य होगा, ठीक है, जनतंत्रवादी, जो जनतंत्र में विश्वास रखता होगा, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन होगा। तो ये जो 59 क्वेश्चन है, ये किस तरह का, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन चेक करने वाले के माइंडसेट पे, कि क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है, उसने पूरा ढंग से बनाया नहीं है, ये थोड़ा सा एग्जामिनर के माइंडसेट पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को उसको प्रॉपर फ्रेम करना चाहिए था, फिर जाके इसका क्वेश्चन आंसर सी होता। लेकिन जनरली अगर आप सोचे तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो ऐसा भी आपको क्या करना पड़ता है, कई बार थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करूँ तो ये तो बिल्कुल ही गलत दिया है स्वरण में। भद्र बर्बरता का क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भद्रता को बर्बरता के साथ प्रयुक्त करना। ये भद्र और बर्बरता का आशय है, क्योंकि भद्र और बर्बरता ऊपर इसमें यूज कर दी गई है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है? इंग्लिश का सेक्शन है। यदि मैं यहाँ पे भी गलतियों की कंपैरिजन करूँ तो हिंदी में स्वरण में कितनी गलतियाँ मिली मुझे? स्वरण की बुक में 8 से 9 गलतियाँ मिली, वहीं मुझे कॉम्पिटिशन एज सीरीज में 2 गलतियाँ मिली, ठीक है।
तो ये आप देख सकते हो कि कंपैरेटिवली कंपटीशन एज सीरीज में सही आपका दिया है, कंपैरेटिवली बिल्कुल एग्जैक्टली सही नहीं है, कंपैरेटिवली स्वरन के अकॉर्डिंग सही दिया है, ठीक है, एक दो गलतियां आपको मिल रही हैं उसमें। तो अब मैं नेक्स्ट सेक्शन क्या है, हिंदी का सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन हिंदी का है। तो हिंदी का सेक्शन जो मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था यहाँ पे, क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, हिंदी के सेक्शन में PDF प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से ये हिंदी का सेक्शन कहाँ से पढ़ना है आपको, कंपटीशन एज सीरीज से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंपैरेटिवली आपका सही दिया है एज कम्पेयर टू स्वरन। तो स्वरन से इसको फॉलो नहीं करना है, आपने कंपटीशन एज सीरीज से फॉलो करना है, इस वाले ही इंग्लिश वाले को, ठीक है। इसको मैंने एनालाइज किया भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों मेरी खुद की इंग्लिश जो है उतनी ज़्यादा ग्रामेटिकली मैं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल नहीं आता, पर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि आपके जो इसमें इतना मुझे, अगर मैं इसको सॉल्व करता तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाता और टाइम पे मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाता। तो क्या पता फ्यूचर में हो सकता है कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप वो भी एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एनालिसिस की, बात करता हूँ, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था, इसको मैं लास्ट में टोटल एनालिसिस करूंगा। तो दोस्तों चलते हैं एनालिसिस की ओर चलते हैं। अच्छा, तो ये दोस्तों इसका एनालिसिस, एक छोटा सा एनालिसिस देता हूँ मैं आपको। तो जनरल नॉलेज की यदि मैं बात करूँ, जनरल नॉलेज की 2016 की, ओके ओके वेट अ मिनट, ओके ओके, थोड़ा सा आप रुकिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अब ठीक है, हाँ ओके। तो जनरल नॉलेज एनालिसिस की बात 2016 की अगर बात करूँ तो इंपॉर्टेंट टॉपिक किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो HPGK से पूछे गए थे 17 क्वेश्चन। HPGK से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 17 क्वेश्चन HPGK से पूछे गए थे। और इंडियन जीके से आपसे 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और वर्ल्ड जी के हिसाब से कुछ नहीं पूछा गया था। जनरल साइंस से 2 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 6 क्वेश्चन, वैसे स्पोर्ट्स से 1, जनरल अवेयरनेस से, देखिए स्पोर्ट्स से 1, जनरल अवेयरनेस में मैंने कौन से रखे हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट पूछते हैं कि इंडिया का ये कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, या फिर इंडिया में जो भी मतलब इंडिया से रिलेटेड जी के होता है, कुछ HP से रिलेटेड जी के होता है, कुछ जी के जनरल अवेयरनेस का होता है जो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, इस टाइप का कुछ नॉलेज होनी चाहिए, तो वो मैंने जनरल अवेयरनेस में रखा है इसको, ठीक है। अवार्ड गिवन, तो जो महान पर्सनैलिटी है, जो पॉपुलर पर्सनैलिटी है, जिनको लेटेस्ट अवार्ड्स मिले हैं, तो अवार्ड्स वाला आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, आप उनको पढ़िएगा। ये 8 से 10 ही होंगे हाईएस्ट ना, आपको ये नंबर दिला सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट डेज को आप एक बार देख लीजिएगा, जब आप पेपर देने जाएंगे उससे पहले आप इंपॉर्टेंट डेज को भी याद कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो सेक्शन है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। स्पोर्ट्स कप कौन से आपको, कि जो आगा खान कप है ये किसके लिए दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्रिकेट से रिलेटेड भी बहुत से कप ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइज होते हैं, तो उन सब कप के नाम आपको पता होना चाहिए। हॉकी के तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हॉकी वाले और आपके क्रिकेट वाले, फुटबॉल वाले, ठीक है, ऐसे कैरम बोर्ड वाले, चेस वाले, ये वाले कप्स आपको पता होने। अब कहाँ मिलेंगे ये कप आपको, ये आपको मिल जाएंगे या तो इंटरनेट पे मिल जाएंगे आपको, या फिर आप किसी भी बुक को, जैसे कि आप ले सकते हैं अरिहंत की बुक में लास्ट में सेक्शन बना होगा, अवार्ड्स वाला सेक्शन बना होगा, अवार्ड्स एंड कप्स वाला, तो वहाँ से आप कर सकते हैं ये। और एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर, ये भी थोड़े से हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर आपको याद कर लेने हैं। तो ये था किसका सेक्शन, किसका एनालिसिस, जनरल नॉलेज का। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि HPGK का मेजर चंक किससे पूछा गया था, HPG लगभग 50% आपसे क्वेश्चन किससे पूछे गए थे, HPGK से। और उसके बाद पूछे गए थे आपसे किससे, इंडियन जीके से। और आपसे जो है कंप्यूटर और जनरल साइंस से भी आपसे 2 जो जनरल साइंस वाले 2 क्वेश्चन आपको हर रोज हर पेपर में आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और आने वाले पेपर्स में क्या दिखेंगे, आपकी स्पोर्ट्स कप से आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स कप से पक्का होगा, ठीक है। और अवार्ड से एक क्वेश्चन पक्का होगा, ठीक है, कि फिल्म में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है हिमाचल में, या फिर हिमाचल में क्या, इंडिया में सॉरी। तो और कि भाई एक अवार्ड का नाम वो दे देंगे और बोलेंगे कि ये अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चन। ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये मैं जैसे बताया, तो एक तो आपको इंटरनेट में मिल सकते हैं, और दूसरा आप अरिहंत की बुक में भी आप लास्ट में आपको मिल जाएंगे, अवार्ड वाला सेक्शन मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, हिंदी के एनालिसिस की बात करूं, तो हिंदी में ये क्या लिखे हैं, मेरे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वाले क्या है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर इसमें मैंने यहाँ पे हाइपन मारा है कि इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आपको ये नहीं पढ़ना है। तो इससे जो क्वेश्चन है वो 2015 में आ चुका है, इसलिए मैंने टॉपिक को यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर दूँ तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि कहाँ कहाँ से कितना कितना आया। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप स्क्रीनशॉट कर दीजिए, या फिर अपने पास टेबल बनाइए जो आपके आने वाले प्रेपरेशन में हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, अगर थोड़ी सी बात करूँ मैं किसकी, इंग्लिश की बात करूँ, वहाँ से आपको नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन मिले थे, एडजेक्टिव से वर्ड मीनिंग आपको मिले, आर्टिकल्स मिले, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। तो
ये दोस्तों आज का एनालिसिस था, फर्स्ट पार्ट था ये। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, मैथमेटिक्स को कवर करेंगे और उसके लास्ट पार्ट में जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड को और साथ साथ में कमीशन को करेंगे, और उसके साथ ही 2016 का हमारा कंप्लीट एनालिसिस फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी आप लोग ये तैयारियां कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी जो एक करेक्ट नॉलेज है वो मिल पाए और उनकी जो प्रेपरेशन है उसमें हेल्प हो पाए। तो थैंक यू सो मच।